आज के सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे मेन फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल एरिया। अगर मैं जोग्राफिकल एरिया वाइज बात करूं तो इंडिया क्या है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में इसके पास सबसे ज़्यादा जोग्राफिकल एरिया है। ठीक है, जिसमें इंडिया 7th नंबर पे आता है। इंडिया हैज़ सेकंड लार्जेस्ट इरीगेटेड एंड द पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड ऑल्सो। अगर मैं इरीगेशन की बात करूं तो उसमें इंडिया क्या है, सेकंड लार्जेस्ट इरीगेटेड कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। इंडिया की मैं बात करूं, टोटल पॉपुलेशन जो कि एग्रीकल्चर में एंगेज है वो है 55 से लेके 60% तक। ठीक है, यानी कि 55 से लेके 60% तक लोग ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर पे इन्वॉल्व हैं। आज के टाइम में भी एग्रीकल्चर के थ्रू ही अपनी लिव्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, और अपनी जो भी उनकी डे टू डे रिक्वायरमेंट्स हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको फुलफिल करते हैं। सो इंडियन एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर सेक्टर ऑल्सो प्ले अ वेरी मेजर रोल इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। अगर मैं जीडीपी की बात करूं, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करूं, और मैं इंडिया की बात करूं, दैट इज़ मोस्ट सिग्निफिकेंट सेक्टर जहां से जीडीपी में 20% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, क्योंकि इंडिया में जो मेजर लोग हैं वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड हैं। तो जहाँ जीडीपी में जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो इसी सेक्टर से आता है। अब इसके कुछ मेन फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर कौन कौन से मेन फीचर्स हैं। अब यहाँ पे हमने बात करी इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में। अब इसका क्या एक तरीके से स्ट्रक्चर है, या फिर क्या एक तरीके से इसका करंट में किस तरीके का सीन चल रहा है, एग्रीकल्चर किस तरीके से प्रोसीड हो रही है, या फिर इसके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में बात कर लें कि भाई क्या इसकी स्ट्रेंथ है और कौन कौन सी वीकनेसेस हैं, जिसका एक मेजर इम्पैक्ट प्रोडक्टिविटी पे भी पड़ता है। ठीक है, यानी कि मेन फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। यहाँ पे मैं इंडिया के एग्रीकल्चर के मेन फीचर्स के बारे में बात करूँगा जो कि एक्चुअल में हैं, चाहे वो पॉजिटिव एस्पेक्ट हो चाहे वो नेगेटिव एस्पेक्ट हो। ठीक है, तो सबसे पहला तो क्या है, इंडिया क्या है, लेबर इंटेंसिव कंट्री है। इंडिया इज अ लेबर इंटेंसिव कंट्री जहाँ नंबर ऑफ पीपल्स एग्रीकल्चर में डिपेंड है। अगर किसी भी एक फैमिली की बात करूं तो वहाँ पे उस फैमिली में अगर 5 to 10 वर्किंग मेंबर्स होंगे तो वो सभी वर्किंग मेंबर एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर के थ्रू अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं। तो इस तरीके से जो लेबर इंटेंसिटी है वो बढ़ गई है इंडिया की, और उसमें भी सारे लोग क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हो रहे हैं। सेकंड है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग। इंडिया आज भी ट्रेडिशनल मेथड को यूज़ करता है फार्मिंग के लिए, जैसे कि बैलगाड़ी वगैरह से खेतों की और मानसून पर डिपेंड रहना इरीगेशन के लिए, और हाइब्रिड सीड्स को ना यूज़ करते हुए पुराने तरीके से सीड्स को यूज़ करना। ठीक है, फर्टिलाइज़र्स, ये सारी चीज़ें, तो जिसका एक एडवर्स इफेक्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पे पड़ता है। वहीं अगर मैं बात करूँ यूएसए की तो देखिए वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कितनी हाई है, क्योंकि वहाँ पे हाइब्रिड सीड्स को यूज़ किया जाता है, मॉडर्न मेथड्स को यूज़ किया जाता है, प्रॉपर मॉडर्नाइजेशन किया गया है एग्रीकल्चर में, नई नई मशीन्स नए नए इक्विपमेंट्स को यूज़ करके ओवरऑल एक तरीके से प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया गया है। ठीक है, तो वो भी एक मेजर एस्पेक्ट है। और यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, इंडियन एग्रीकल्चर की। तो ट्रेडिशनल मेथड यूज़ हो रहे हैं जिसका एक एडवर्स इफेक्ट हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर पे पड़ता है और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पे पड़ता है। मानसून्स डिपेंड फॉर इरिगेशन पर्पस। इरिगेशन के लिए आज भी हम मानसून पे डिपेंड रहते हैं। ठीक, उसके पीछे बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं कि भाई प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, इस तरीके के इक्विपमेंट्स नहीं है ताकि हम मॉडर्न तरीके से इरिगेशन कर सकें।
नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड, स्मॉल साइज होल्डिंग, सीजनल एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद नेक्स्ट जो सीन है इंडियन एग्रीकल्चर का वो क्या है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड। लोगों के पास छोटी छोटी जमीन, कम ज़मीनें हैं लेकिन छोटी छोटी ज़मीनें। अगर कोई नया ज़मींदार, कोई बड़ा ज़मींदार भी है तो उसके पास वो ज़मीन अलग अलग एरिया में है। उसी ज़मीन को अगर एक एरिया में कन्वर्ट कर दिया जाए तो बेटर तरीके से वो फार्मिंग कर सकता है और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है। तो स्मॉल होल्डिंग भी इंडिया में क्या है, एक मेजर प्रॉब्लम है लो ऑफ प्रोडक्टिविटी की। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट रहता है, ठीक है, थोड़े दिन काम रहता है, थोड़े दिन आपको खाली रहना पड़ता है। जैसे अगर आप एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में पूरे साल काम नहीं होता, ठीक है, पूरे साल अर्निंग नहीं होती। सीजनली आप अर्न करते हो और उसके बेसिस पे अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हो। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, जैसा कि मैं स्टार्टिंग से बात करता आ रहा हूँ, प्रोडक्टिविटी हमेशा लो रहती है। कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा इश्यू हो जाता है जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी डाउन रहती है, ठीक है, चाहे वो नेचुरल कैलेमिटी हो या फिर कुछ अदर रीज़न हो या कुछ आर्टिफिशियल इस तरीके से एक्टिविटी प्रोसीड हुई जिसका इफेक्ट आपके फार्मिंग पे पड़ा। डोमिनेंस ऑफ फूड क्रॉप्स एंड लैक ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स, ठीक है, इंडिया में एक मेजर चीज़ ये भी है कि हम फूड क्रॉप्स को ज़्यादा ध्यान देते हैं, जैसे खाने पीने की चीज़ों को ज़्यादा उगाते हैं, इंडस्ट्रियल मटेरियल के लिए क्रॉप्स को ग्रो नहीं करते हैं। जैसे कि इंडस्ट्री में यूज़ होने वाला मटेरियल क्या है, जूट है, कॉटन है, ठीक है, लेकिन मैं बात करूं इंडिया की तो इंडिया में जो मेन जो ध्यान दिया गया वो फूड क्रॉप्स पे दिया गया, कॉमर्शियल क्रॉप्स पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। हालांकि अगर मैं पंजाब की बात करूं तो वहाँ पे कपास कॉटन के लिए उगाया जाता है, ठीक है, कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ इस तरीके से एग्रीकल्चर की जाती है। लो मार्केट, उसका एक इफेक्ट, इसका एक कारण ये भी है कि भाई सीज़न, एक तरीके से जो एरिया है और वहाँ का जो क्लाइमेट है उसका भी इफेक्ट एग्रीकल्चर पे पड़ता है, उसी के हिसाब से हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, ठीक है। अब आपने देखा होगा कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ चावल की खेती बहुत अच्छे से हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ चावल की खेती अच्छे से नहीं होती है, तो ये भी एक रीज़न है। लो मार्केटिंग सरप्लस फ्रॉम एग्रीकल्चर, ये भी एक रीज़न है। तो ये सारे मेन फीचर्स हैं इंडियन एग्रीकल्चर के, ठीक है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ड्यूरिंग 5 ईयर पीरियड, अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि भी जो ये 5 ईयर प्लान आए इसमें एग्रीकल्चर पे क्या ध्यान दिया गया। तो मेजरली यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जो 5 ईयर प्लान आए 1951 से और अब तक, तो हर बार एग्रीकल्चर को मेजर इम्पॉर्टेंस दी गई, क्योंकि इंडिया क्या है, इंडिया एक एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है जहाँ मैक्सिमम लोग, अगर मैं रूरल एरिया की बात करता हूँ तो वहाँ पे तो मैक्सिमम लोग क्या है एग्रीकल्चर पे में इन्वॉल्व होते ही हैं, ठीक है। तो जो 5 ईयर प्लान आए और उनमें जो भी ऑब्जेक्टिव हुए उसमें मेजर एक अपना इनिशिएट गवर्नमेंट का एग्रीकल्चर पे लिया गया। एमएसपी, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, देखिए कितना इशू रहता है इन सब चीज़ों का, तो गवर्नमेंट हमेशा इन सब चीज़ों को ध्यान में रखती है और एक पॉजिटिव पॉलिसी और डिसीजन लिए जाते हैं इनके लिए, ताकि बेटर तरीके से हम फार्मर्स की कंडीशंस को भी इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। सो एग्रीकल्चर इज सोर्स ऑफ लिवलीहुड for 70% of our population and is one of important source of raw material for several industries. The agriculture is the key indicator of economic growth and development of our nations and occupy a key position in our economy because its contribution in many areas such as food, supplies, export, source of raw material for other industries. ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग कमीशंस, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं प्लानिंग कमीशंस के फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस, टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन रूरल एरियाज। एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस को बढ़ाया जाए, रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ाई जाए ताकि वो लोग एग्रीकल्चर पे ही ना रहें। जैसे कि एक परिवार में अगर 5 लोग हैं तो 5 लोग मिलके जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं 2 लोग उस काम को करके 3 लोग अदर सेक्टर से भी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। तो इसलिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को बढ़ाया गया
ताकि लोगों की अर्निंग बढ़े, ठीक है। अदर सेक्टर जैसे कि इंडस्ट्रीज में जाके भी वो अर्न कर सकते हैं। रिड्यूस प्रेशर्स ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड और रिड्यूस इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, इनकम की इनइक्वालिटी को रिड्यूस किया गया, तो उसके लिए भी बहुत सारे इनिशिएट्स लिए गए हैं, ठीक है। तो ये मेन फीचर्स थे इंडियन एग्रीकल्चर के, इंडियन एग्रीकल्चर से रिलेटेड। प्ले अ मेजर रोल इन कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, ठीक है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ड्यूरिंग 5 ईयर प्लान। तो ये टॉपिक हमारा फिनिश हुआ। ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है, इंडियन इकोनॉमी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो आप इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। So, okay student, thank you very much. If you have any problem, any doubt, then you can again discuss. Almost all topics we have covered, okay. So if there is topic is remains, so please convey to me. So I will deliver the lecture on that topic. तो इसी के साथ आज का सेशन मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलेंगे और फिर से बात करेंगे एक नए टॉपिक पर। तब तक आप ये पढ़िए, समझिए, कोई डाउट हो तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो। स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू वेरी मच।